हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, परीक्षा वाली महाकुंभ अध्याय 1 का भाग 2 डिस्कस करेंगे। पंचायती राज प्रणाली को देखेंगे, उत्तराखंड में किस तरह से ये कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड के कुछ पोस्ट जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में जो पंचायती राज है कब से शुरू होता है। भारत में भी इसमें प्रकाश डालेंगे कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब से होती है, और साथ ही ये भी देखेंगे 2016 का जो उत्तराखंड का नया पंचायती राज अधिनियम आया उसको डिस्कस करना ही आज के इस पूरे टॉपिक का केंद्र बिंदु रहेगा। पूरा आपके सामने गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा को यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। 2016 में, क्योंकि उत्तराखंड में अपना पंचायती राज अधिनियम आया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। परीक्षा वाली की जो ये सीरीज चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। और साथ ही जो आज का टॉपिक है ये तो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं दोस्तों। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब से होती है। ऑफिशियली तौर पे हम देखते हैं तो भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को शुरू कौन सा गवर्नर जनरल करता है। कई बार क्वेश्चन बन गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, प्लीज़ ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके टाइम से भारत में लोकल गवर्नेंस शुरू हो गई थी। इसके बाद हमारी जो पंचायती राज सिस्टम था, हालांकि ऑफिशियल तौर पे कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, और आज़ादी के बाद भी जब तक हमारी बलवंत राय मेहता समिति नहीं बनती है, पंचायती राज सिस्टम का जो ढांचा था वो बिखरा हुआ था। उसके बाद जैसे बलवंत राय मेहता समिति बनती है, अपनी समीक्षा देती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करती है और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हम उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की धरती में पंचायती राज सिस्टम का जो इतिहास है बहुत पुराना है। उत्तराखंड में पंचायती राज या बोल सकते हैं प्रधान की नियुक्ति वगैरह की शुरुआत हो चुकी थी चंद शासन काल में ही, ठीक है। ये क्वेश्चन बना भी था उत्तराखंड के किसी एग्जाम में। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किस वंश को या किन शासकों को कहा जाता है। तो चंद शासकों ने यहाँ पे पंचायती राज की नींव डाली थी। हमने पढ़ा है ना, अगर आपने हमारे एप्लीकेशन पे इनरोल किया था उत्तराखंड हिस्ट्री और उत्तराखंड जीके कोर्स में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था चंद शासन काल में चंदों ने एक प्रधान की नियुक्ति की थी हर गांव में, और उस प्रधान का काम होता था गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करना, कलेक्ट करके राज दरबार में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो प्रधान का सिस्टम चंद शासन काल से चला आ रहा था, बहुत लंबे पीरियड से। फिर गोरखा आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ जाते हैं, और ब्रिटिशर्स में मैं आपको बता चुका हूँ जो स्थानीय स्वशासन था वो दे दिया गया था। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, क्योंकि एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम्स, स्टेट पीएससी, वरियस एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोला जाएगा इसको अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। लोकल गवर्नमेंट्स का जो फादर बोला जाता है भारत में, किसे कहा जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम सीधे पंचायती राज। जब देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो 1947 15 अगस्त गोल्डन डे था हमारे देश के लिए जब हम आज़ाद होते हैं। और 1947 का ही जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था थी वो भारत में लागू होती है। उस समय हम संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, उत्तराखंड वाले। तो 1961 की त्रिस्तरीय व्यवस्था को ही हमारे उत्तराखंड में लागू किया गया था, ठीक है। अब 1961 में त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करी जा रही है। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद बहुत सी समितियां बनती है लोकल गवर्नेंस के लिए, और फाइनली क्या होता है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अनुशंसा की जाती है कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ठीक है, 3 स्तर होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय सबसे पहले ग्राम पंचायत, सबसे निम्न इकाई, इससे ऊपर क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर हमारा जिला पंचायत। तो सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की इस अनुशंसा को मान लिया जाता है, और फाइनली वो दिन आता है जब भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 2 अक्टूबर 1959 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन था। तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, राजस्थान का एक गांव था नागौर गांव, तो यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। यहीं पे शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की। इसके कुछ टाइम बाद आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया दोस्तों, ठीक है। और वहीं हम उत्तराखंड में बात करते तो उत्तर प्रदेश समिति एवं जिला परिषद अधिनियम आया था 1961, इसी के तहत हमारे उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था चलती रही। और इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1992 का। तो 1992 में क्या होता है, हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है। और इसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी होता है, वो नगर पंचायत से संबंधित है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल ग्राम पंचायत पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत से संबंधित संविधान का संशोधन होता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसके द्वारा पंचायती राज जो सिस्टम है ना, इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है फाइनली कब होती है, 22 अप्रैल 1994 को,
ठीक है, 22 अप्रैल 1994 को संवैधानिक निकाय के रूप में। ठीक है, 22 नहीं होगा, 24 अप्रैल होना चाहिए यहाँ पे, 24 अप्रैल। ठीक है, क्योंकि इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है संपूर्ण देश में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल 1992 को जो संशोधन हुआ था फाइनली इसके लिए। ठीक है, और लागू कब हुआ है, 1994 में हुआ, संवैधानिक निकाय के रूप में संपूर्ण देश में लागू किया गया इसको। अब बात करते हैं देखिए उत्तराखंड राज्य की। अब हम आ जाते हैं सीधे उत्तराखंड राज्य की तरफ। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, पंचायती राज जो है ना हमारे देश में चल रहा है पंचायती राज, इस पंचायती राज की देखरेख के लिए हमारी जो केंद्र सरकार थी इसने एक अलग मंत्रालय बनाया दोस्तों, 27 मई 2004 को। क्वेश्चन बन सकता है, अलग पंचायती राज, भारत सरकार द्वारा अलग पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया था, तो 27 मई 2004 को बनाया गया था। ठीक है, यानी कि पूरा एक अलग ही इसका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बना दी गई ताकि पंचायती राज से संबंधित सिस्टम को अच्छे से जनरेट किया जा सके धरातल तक। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम उत्तराखंड में आते हैं तो हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जैसे राज्य बनता है तो सेम हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार के टाइम पीरियड पे हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था चल रही थी उसी को राज्य सरकार ने यथावत रखा। 2002-3 में इसमें मामूली से संशोधन हुए लेकिन यथावत स्थिति रही। ठीक है, तो इस स्थिति को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और हम 2016 के अभी पूरे पंचायती राज अधिनियम पे भी आएंगे। तो सिंपली मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताना चाहता हूँ, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में हम देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में 3 स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, और फिर हमारी होती है क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर होती है हमारी जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो सबसे मुख्य जो निर्वाचित होकर व्यक्ति बनता है उसको बोलते हैं ग्राम का प्रधान या प्रधान। ठीक है, इसको सरपंच भी बोलते हैं बहुत जगह पे। और क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख बनता है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव जो जीतते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी मेंबर जिनको कहा जाता है, ये वोट करके अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं जिसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। ऐसे ही जिला पंचायत स्तर पे जो हमारे जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, तो वो जिला पंचायत सदस्य वोटिंग करके अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, तो ये जिले लेवल का बैठता है, मतलब एक होता है संपूर्ण एक जिले में, ये पूरा स्तर है देखा जाए तो। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब कुछ बेसिक सी बातें इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ग्राम पंचायत की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण हमारा संशोधन किया गया था 2008 में। ग्राम पंचायत में भारत में जो न्यूनतम रिजर्वेशन है ना महिलाओं के लिए सीटों का, जैसे 100 सीटें हैं ग्राम पंचायत में कहीं पे, तो 33 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी ही होंगी। ठीक है, ये मिनिमम है और राज्य सरकारें अपने अधीन इसको बढ़ा सकती हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। 2008 में जब भुवन चंद्र खंडूरी हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण था सीटों का, इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किस वर्ष से किया गया था, 2008 में किया गया था। किस मुख्यमंत्री के टाइम पे किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा भुवन चंद्र, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के टाइम पर। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं जिला पंचायत क्या होती है, क्षेत्र पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, फिर हम सीधे चल जाएंगे उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में। ठीक है, तो जिला पंचायत दोस्तों पंचायती व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय होता है। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा इसका प्रतिनिधि जो बैठता है जनप्रतिनिधि, वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो हमारा सचिव होता है, बोला जाए तो ब्यूरोक्रेसी में उसको बोलते हैं सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। आईएएस रैंक का ये ऑफिसर होता है सीडीओ। या इसके अलावा जिला पंचायती राज अधिकारी भी कभी कभी क्या करते हैं, सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अगर सीडीओ नहीं मिलता है तो फिर हमारा पंचायती राज अधिकारी यहाँ पर अलॉट होता है जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियाँ बनती है। तो जिला पंचायत में हमारी 6 प्रकार की समितियाँ होती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही मैं बोलूँ, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन और जैव विविधता समिति, और इसके अलावा नियोजन और विकास समिति, निर्माण कार्य समिति। तो ये समितियां जो होती हैं दोस्तों अलग अलग कार्यों को धरातल पे अच्छे से करने के लिए, जिला स्तर से ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक लेवल से ग्राम लेवल तक, ये हमारा एक चेन होता है। देखिए, कोई भी टेंडर या कोई भी विकास कार्य जिला पंचायत पे पहले इसकी समीक्षा होगी, यहाँ से क्षेत्र पंचायत यानी कि खंड स्तर पर जाएगा, फिर वहाँ से गाँव को अलॉट होगा जो भी ग्राम पंचायतें होंगी। तो ये एक रूटीन होता है और ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर ग्राम प्रधान अपना काम करवाता है विकास कार्य, लाइक पेयजल योजना हो सकती है, जो हमारे
हमारे पैदल मार्ग निर्माण हो सकते हैं, मंदिर का सौंदर्यीकरण हो सकता है, चाल खाल निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी इसीलिए तो लोकल गवर्नेंस कहा गया है पंचायती राज प्रणाली को। मतलब स्थानीय आधार पे वहाँ पर हम स्थानीय एक शासक चुनेंगे निर्वाचन पद्धति के द्वारा, और वही काम कराएगा गाँव में डेवलपमेंट का। अन्यथा जो दूरस्थ गाँव है कभी उनमें डेवलपमेंट हो पाता, ये भी सिस्टम नहीं होता। तो इसलिए पंचायती राज सिस्टम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्षेत्र, इसके बाद हम आते हैं सीधे क्षेत्र पंचायत में। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत को दोस्तों हमारा ब्लॉक लेवल की ये पंचायत होती है। ठीक है, और क्षेत्र पंचायत जो होती है ना, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, इन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करती है। देखिए, क्षेत्र पंचायत हमारा मीडिएटर होता है, क्षेत्र पंचायत जो होते हैं मीडिएटर होते हैं जिला पंचायत एंड ग्राम पंचायत के बीच में। क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं और जिला पंचायत के जो चुनाव हैं दोस्तों, ठीक है, इसका सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे 21 वर्ष। अगर मेरे को जिला पंचायत सदस्य बनना है, जीतना है, मेरे को क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना है या मेरे को ग्राम प्रधान बनना है, तो मेरी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूनतम वर्ष पूछ ली जाती है कभी कभी। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, जिला पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 21 सबके लिए। ठीक है, तो 18 वर्ष से सभी ऊपर के जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन से हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी, जिला पंचायत सदस्य का भी और ग्राम प्रधान का भी। ठीक है, और जिला जो हमारी ग्राम पंचायत होते हैं ना, ग्राम पंचायत के ज़्यादा जो काम होते हैं, विकास कार्य होते हैं, वो कोऑर्डिनेट होते हैं सीधे ब्लॉक से, यानी कि क्षेत्र पंचायत से। इसलिए क्षेत्र पंचायत सबसे महत्वपूर्ण है देखा जाए तो। क्षेत्र पंचायत का जो हमारा ब्लॉक प्रमुख है उसको उप प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके साथ साथ एक उप प्रमुख भी होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे देखिए, किसी भी क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होती। यानी कि कोई विकास खंड है, किसी भी विकास खंड में, ध्यान से समझिएगा, उत्तराखंड का कोई भी विकास खंड है, इस विकास खंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम 20 और 40 होनी चाहिए, इसके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। और क्षेत्र पंचायत जो सदस्य का जो हमारा प्रमुख होता है, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं ना, तो ब्लॉक प्रमुख का जो सचिव होता है प्रशासनिक कार्यों के लिए जो वहाँ पे उसको मिला होता है, अलॉट होता है, उसको बीडीओ कहा जाता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। इसी प्रकार जब हम ग्राम पंचायत में आते हैं, तो जो हमारी पंचायत है क्षेत्र पंचायत, तो ये 6 प्रकार की जो समितियां जिला पंचायत में डिस्कस की मैंने, उन्हीं पे कार्य करते हैं। इसके बाद हम जब ग्राम पंचायत में आते हैं ना, तो ग्राम पंचायत में दोस्तों, ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान जो हमारा होता है, ये भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 की आबादी होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, कम से कम 500, और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 से 10,000 की आबादी वाला क्षेत्र ही ग्राम पंचायत कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ग्राम सभा में एक उप प्रधान भी चुना जाता है, प्रधान बनता है। वैसे ही गांव में क्या होता है, वार्ड मेंबर बनते हैं, और वार्ड मेंबर आपस में से ही एक उप प्रधान भी चुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, किसी भी ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों की संख्या 5 से कम नहीं हो सकती और अधिकतम 15 हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, पॉइंट अच्छा है। किसी भी ग्राम पंचायतों में वार्ड मेंबर की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी है, न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम 5 और अधिकतम 15। ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बना भी था आई थिंक किसी एग्जाम में। वार्ड मेंबरों को ही हमारा क्या बोला जाता है, ग्राम पंचायत सदस्य कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत की दोस्तों साल में 2 बार बैठकें हैं, और साथ ही ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। ये हमारे उत्तराखंड राज्य में टोटल एक पंचायती राज जो सिस्टम है, पंचायती राज प्रणाली या स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोलते हैं, उसका पूरा हमने देख लिया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब थोड़ा एक पॉइंट और लिख लीजिए, ग्राम प्रधान जो होता है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा जिला पंचायत अध्यक्ष का सचिव कौन होता है, सीडीओ होता है। खंड जो या ब्लॉक प्रमुख जिसको हम बोला जाता है, उसका सचिव कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ऐसे ही जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडीओ और वीपीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जब आप बनेंगे, तो आप किसी ग्राम प्रधान के सचिव के रूप में काम करेंगे। यानी कि कोई भी योजना कार्य आएगा तो ग्राम प्रधान और आपकी सहमति आवश्यक होती है वहाँ पे। ठीक है, आप इन्हीं कार्यों के लिए अलॉट होते हैं कि गाँव के जितने भी हमारे डेवलपमेंट वर्क आते हैं, ग्राम प्रधान और आपके जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे कोई भी आपका चेक पास नहीं होता। किसी भी योजना का मेजरमेंट एमबीजेई जब संतुष्टि करता है, उसके बाद ग्राम प्रधान और हमारा
जो वीडियो या वीपीडीओ अलॉट होता है उस ग्राम पंचायत के लिए, उनके साइन के बगैर हम कोई कोर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें रहती है, तो यानी कि एक देखा जाए तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक एक्सपोजर वाली पोस्ट है हमारी वीडियो वीपीडीओ, भले छोटे ग्रेड पे कम है, लेकिन छोटे स्तर पर है, लेकिन गाँव से ही आप कई चीज़ें सीखेंगे, धरातल पे काम करके आदमी को कई एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, देखिए नगर निकाय प्रणाली को शुरू करने से पहले अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य का 2016 का जो पंचायती राज अधिनियम था, उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे और आर्टिकल भी मिलेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए उसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, देखिए 2016 का जो उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज अधिनियम था, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको देख सकते हैं। तो इससे संबंधित आज ग्राम पंचायत से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाने हैं इस टॉपिक में। ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, आय योजना क्या क्या होती है, बजट कैसे अलॉट होता है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत से संबंधित किस चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी आसानी से और बहुत आज ये जो नॉलेज है ना आपको, आप गाँव में रहते हैं, मैं खुद गाँव में रहता हूँ उत्तराखंड के, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती अपनी ग्राम पंचायत के बारे में। इन सभी बातों को आप जान पाएंगे और एग्ज़ाम दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही ये, ठीक है। तो ये हम पूरा देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी उत्तराखंड राज्य की, ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसने भी पहले वही दिया, देखिए पंचायती राज संस्था एक संवैधानिक निकाय। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और 74वां भी हुआ था, वो नगर पंचायत से रिलेटेड था, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या बोला गया, 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ना, इसको संविधान के अध्याय 9 में शामिल किया गया, यानी कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का, यहाँ पे संविधान का भाग 9 जो है उसमें पंचायती राज को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और वहीं बात करते हैं जो अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों के प्रावधान भी आर्टिकल 243 में बनाए। आप देखिए की पॉइंट तो यहीं पे मिल गए आपको, कितने की पॉइंट मिल गए। पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के बाद मिला, 73वां। कब मिला, 1992 में मिला, ठीक है। और नगरीय निकाय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 92 में मिला, और कौन से संशोधन के द्वारा, 74वें संशोधन के द्वारा। ग्राम पंचायतों का जिक्र या ग्राम पंचायतों से संबंधी उपबंध, ग्राम पंचायतों या पंचायती राज से संबंधित उपबंध किस आर्टिकल में किए गए हैं, तो अनुच्छेद 243 और संविधान के किस भाग में, भाग 9 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और संविधान के जो अनुच्छेद 243 है, इसमें पंचायती राज के अलग अलग आर्टिकल हैं, और ये आर्टिकल कौन कौन से हैं दोस्तों उसको हम देखेंगे। और इस संविधान संशोधन से दोस्तों 3 संवैधानिक संस्थाओं का जन्म भी हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था, इससे हमारे 3 बॉडी और बने, एक था राज्य चुनाव आयोग, दूसरा राज्य वित्त आयोग, और तीसरा जिला योजना समितियाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 243। देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बना था लास्ट टाइम जब आपका वीडियो वीपीडीओ एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ पर आर्टिकल पूछ लिए थे। यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया है 243 क, इसको आप ऐसे मेंशन कर लीजिए क्या, 243A, ठीक है। और 243 ख है तो 243B। तो आप सीरीज में लिखते जाइएगा, ABCDEFGHIJKLMNO, यानी कि 243A से लेकर O तक हमारे अलग अलग आर्टिकल हैं, अलग अलग उपबंध किए गए हैं पंचायती राज के लिए। जिसमें सबसे पहला है देखिए 243A जो है वो बोलता है ग्राम सभा। 243 में परिभाषा दी गई, सबसे पहले तो डेफिनेशन की क्या है हमारा ग्राम पंचायत प्रणाली या पंचायती राज प्रणाली। इसके बाद ग्राम सभा का जिक्र है अनुच्छेद 243A में या कॉम है। 243B बोलता है ग्राम पंचायतों का गठन, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनेगा कि ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में किए गए हैं, तो गठन संबंधी आप प्रावधान है 243B में या 243 ख में, अगर हिंदी में ऑप्शन आते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही पंचायतों की संरचना 243C, यानी कि 243 ग इसको बोलेंगे। पंचायतों स्थानों का आरक्षण, यानी कि पंचायत में जो स्थानों का आरक्षण होगा, किसी भी ब्लॉक में जितनी भी पंचायत की सीटें हैं उनमें रिजर्वेशन, कौन सी सीट हमारी वीमेन के लिए होगी, कौन सी सीट जनरल होगी, कौन सी ओबीसी होगी, कौन सी एससी के लिए होगी, कौन सी एसटी के लिए होगी। तो सीटों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान है 243D में या 243 घ में, ठीक है। 243E बोलता है पंचायतों की अवधि, कार्यकाल। 243 हमारा F बोलता है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, ठीक है। 243 छ बोलता है पंचायतों की शक्ति और
उत्तरदायित्व, तो ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनको आप अल्फाबेटिक क्रम में देख लीजिएगा, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप अच्छे से समझिएगा। इनमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम पंचायतों का गठन एक, ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण होता है सीटों का दो, और ग्राम पंचायत की शक्तियाँ और उनका उत्तरदायित्व, ये महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग का गठन ग्राम पंचायतों के लिए, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये किस आर्टिकल में, तो ये 243 ट। और हमारा इसके बाद निर्वाचन संबंधी न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्णन, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं ग्राम पंचायत से संबंधी। इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है डिस्कस करेंगे कुछ। अब हम देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है, इससे संवैधानिक दर्जा तो मिला। केंद्र और राज्य सरकार के बाद तीसरे स्तर पर गांव में पंचायतों की सरकार बन गई, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है वो भी अपने आप में एक सरकार है। क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है भैया, वोटिंग हो रही है वहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है किसी ने अपने चहेते को वहाँ पे ग्राम प्रधान बना दिया, वोट होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसलिए इसको मिनी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम। स्थानीय स्वशासन का मतलब यही तो है। केंद्र में सरकार होती है, राज्य में अपनी अपनी सरकारें होती है, और गाँव में भी अपनी अपनी सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। अब देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाँव को लोकसभा के रूप में संवैधानिक दर्जे का प्रावधान है इसमें, स्थानीय स्वशासन के रूप में। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसमें दो स्तरीय पंचायत होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कोई भी राज्य ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है, वहाँ पर केवल दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जिला स्तर और गांव स्तर। क्वेश्चन निकल के आ सकता है आपका कि कितनी आबादी से कम के राज्यों में केवल दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था है, तो हमारा 20 लाख से कम, तो वहाँ पर केवल जिला स्तर और गांव स्तर होते हैं। बीच का जो क्षेत्र पंचायत है ना, मीडिएटर के रूप में काम कर रही है, वो नहीं होती वहाँ पे। अब हमारी उत्तराखंड की बात करते तो 2011 जनगणना के अनुसार हमारी जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ से ऊपर थी, तो हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों पदों हेतु पंचायती राज में महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। न्यूनतम 1/3 कहा नहीं मैंने, 33 का तो प्रावधान है ही है न्यूनतम, लेकिन अधिकतम स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल के हिसाब से कर सकती है, और मैक्सिमम 50 तक ही कर सकती है। फिर तो उत्तराखंड में 50% है वीमेंस के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव करना आवश्यक है, 5 वर्ष का कार्यकाल इसलिए हम मानते हैं दोस्तों, ठीक है। और हर 5 वर्ष बाद राज्य में राज्य वित्त आयोग का भी गठन होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल गया। प्रत्येक जिले जो होते हैं वो जिला आयोजना समिति का गठन करने का प्रावधान होता है, तो जिला आयोजन समिति जरूर बनेगी किसी भी जिले में, ठीक है, जिला स्तर की होती है। क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जिला आयोजन समिति किस स्तर तक काम करती है, तो ये ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक काम करती है। इसके बाद देखिए, अन्य जो है, देखिए राज्य सरकार के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है ना, वो पंचायती राज से संबंधित है, भाग 9 में है। हर चीज़ को अच्छे से समझना है आपने। 73वां संविधान संशोधन 1992, संविधान के भाग भाग कितने में बोला, 9 में बोला, और संविधान के आर्टिकल 243 और वहीं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। हर चीज़ अलग अलग है, अनुसूची अलग है, आर्टिकल अलग है, भाग अलग है, इनको आपने समझना है। तो पंचायती राज में टोटल 29 विषय होते हैं दोस्तों। कितने विषय? 29 विषय, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन 29 विषयों में से गवर्नमेंट ने 2002-3 में, मैंने अभी बात की ना उत्तराखंड में भी, तो उत्तराखंड में जो 2002-3 में मामूली से परिवर्तन हुए, उसमें केवल 14 ही विषय ऐसे हैं जो हमारे हस्तांतरित किए गए हैं ग्राम पंचायतों को, ठीक है। केवल 29 में से केवल 14 विषय हमारे ग्राम पंचायतों को फ्रीली दिए गए, उन पे वो स्वयं ही काम कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट का या अपर बॉडी का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन टोटल कितने विषय हैं, क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और कितने हमारे प्राधिकार सौंपे गए हैं ग्राम पंचायत को, तो 14 फुली सौंपे गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें। तो देखिए, पंचायतों को हस्तांतरित करे जाने वाले 29 विषय कौन कौन से होते हैं, तो कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, सामाजिक वन उद्योग, लघु वन उत्पाद, ग्रामीण आवास, खादी ग्राम, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया जो भी होती हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण विद्युतीकरण महत्वपूर्ण है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय। देखिए लाइब्रेरी भी इसमें रखा गया। देखिए लाइब्रेरी भी हमारी ग्राम पंचायती राज में आती है। ग्राम प्रधान के हाथ में राइट रहता है कि वो गवर्नमेंट के फंडिंग से लाइब्रेरी स्टेबल कर सके अपने गांव में, तो अपने प्रधान को इसके बारे में बताइएगा अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए। तो सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, तो ये कुल मिला के हमारे 29 विषय होते हैं, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो अभी हम देखेंगे, वो नगर निकाय प्रणाली से संबंधित है। अभी हम केवल पंचायती राज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थान,
ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, ये बोला गया है। 2007 में हमारा उत्तराखंड नाम किया गया उत्तरांचल का। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड राज्य में 1947 तक उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू था, ठीक है। और 1961 में हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम लागू था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा के अनुसार क्या हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 इसी के अनुरूप कार्य उत्तराखंड में चलता रहा। और उसी के बाद देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड पंचायती राज जो अधिनियम हमारा आया वो स्वतंत्र अधिनियम हमारा 2016 में आया। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए 2019 में, लेकिन कुछ खास नहीं है। उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है अपना, वो सेल्फ अधिनियम है 2016 का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण डेट है। उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 4 अप्रैल 2016। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 4 अप्रैल 2016, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे राज्य सरकार ने अभी राज्य में नई पंचायत राज नियमावली नहीं बनाई है। और जो ये पंचायती राज अधिनियम बनाया गया है 2016 वाला, या नियमावली बनाई गई है, ये हमारी उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 पर ही आधारित है। यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया हमारी उत्तराखंड सरकार ने, नियमावली सेल्फ बनाई नहीं। जो नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम वाली थी उसी को एक हिसाब से रिपब्लिश कर दिया 2016 में, ठीक है। तो 4 अप्रैल 2016 तो हमारे लिए महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। तो अब जैसे कि पंचायती राज का गठन जो होता है दोस्तों, हम बोल सकते हैं, अभी हमने बोला 20 लाख से अधिक उत्तराखंड की आबादी है, इसलिए यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज के कुल स्थानों में 50% आरक्षित हैं स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज में आरक्षण चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अनारक्षित स्थान पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। और ग्राम पंचायत संचालय के लिए ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सचिव होते हैं। ये पॉइंट तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो ग्राम पंचायत के अगर ढांचे की बात करते हैं तो ये हमारा ढांचा रहता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। देखिए ब्यूरोक्रेसी, और जैसे हमारे सेम राज्य में सिस्टम है ना, एक तरफ हमारा क्या होता है जनप्रतिनिधि होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, दूसरी तरफ संवैधानिक कार्यों के लिए कौन मिला होता है उनको, राज्यपाल और मुख्य सचिव। ऐसे ही ग्राम पंचायत देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन से चयनित होते हैं ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य। और एक तरफ इनको हमारा नौकरशाही से एक सचिव प्राप्त होता है जिसको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ढांचा है। पंचायती से क्षेत्र का अगर हम सीमांकन करते हैं दोस्तों, तो देखिए 1000 तक की जनसंख्या तक 7 सदस्य हो सकते हैं। जो अभी मैंने बीड वार्ड मेंबर की बात की ना, तो अभी हमने कंडीशन ऊपर पढ़ी कि पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 500 की आबादी होनी चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 1000 से 10,000। अब यहाँ पर अलग अलग आबादी पर अलग अलग वार्ड मेंबर जारी किए जाते हैं, मतलब इतने वार्ड मेंबर हो सकते हैं। जैसे 1000 की जनसंख्या तक 7 सदस्य हो सकते हैं ग्राम पंचायत में, 1000 से 2000 तक 9, 2000 से 3000 तक 11, 5000 से अधिक और 10,000 से कम कंडीशन है तो वहाँ पे 15। तो मैं आपको क्या पढ़ाया, मिनिमम 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम वार्ड मेंबर किसी भी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में 15 हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15। तो यही बात डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पे प्रधान के चुनाव के बारे में दोस्तों बताया गया है, ठीक है। तो प्रधान के चुनाव के बारे में यहाँ पे सभी बातें बोली गई हैं। तो ये पूरी जो पीडीएफ है ना, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं उसके कर्तव्यों को भी इसमें बताया गया है। और ध्यान रखेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण है, देखिए ग्राम पंचायत की बैठक को पूरा करने के लिए सदस्यों की संख्या उसके कुल सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 होनी चाहिए। जितने ग्राम पंचायत में सदस्य हैं उसका 1/3 प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके कार्यवाही शुरू होगी ग्राम सभा की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत का ढांचा आप देख सकते हैं दोस्तों। तो क्षेत्र पंचायत में मैंने आपको बताया, तो क्षेत्र पंचायत में जो होता है सबसे सबसे पहले तो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। और क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से ही वोटिंग करके क्षेत्र प्रमुख को चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। और इसी के नीचे वरिष्ठ उप प्रमुख को भी यही लोग चुनते हैं और कनिष्ठ उप प्रमुख भी यहाँ पे पद होता है। मतलब 3 यहाँ पे हम बोल सकते हैं जनप्रतिनिधि वाले पद होते हैं। और क्षेत्र पंचायत में ब्यूरोक्रेसी की बात करें, इनको सपोर्ट करने के लिए जो इसका सचिव होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। इसके साथ साथ हमारा एडीओ होता है जिसको सहायक विकास अधिकारी कहते हैं, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। और ब्लॉक ऑफिस जो कर्मचारी होता है जिसमें कनिष्ठ सहायक, बड़े बाबू, छोटे बाबू, अन्य ऑफिसर, भूलेख सर्वे, जो भी अमीन वगैरह जितने भी आते हैं, ये हमारे सब इनके सपोर्टर बोला जाता है, इनके असिस्टेंट बोले जाते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं क्षेत्र प्रमुख को आगे के कार्यों को करने के लिए, ठीक है। और क्षेत्र प्रमुख एक बोल सकते हैं कि एक मजबूत पद होता है अपने खंड स्तर पे।
अगर जैसे कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी टेंडर या कोई भी नए पॉलिसीज आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन पे देखा जाए तो इन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्षेत्र पंचायत के सदस्य और साथ ही ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, ठीक है। इसी आधार पे आवंटित होते हैं क्षेत्रों में। वीडियो जो बीटीसी, माफ़ कीजिएगा, बीटीसी जो होता है क्षेत्र पंचायत सदस्य, इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ना जो काम अलॉट करवाता है वो क्षेत्र प्रमुख ही करवाता है, ठीक है। काम अलॉट करवाना, जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया, उसको कोई काम करता है अपने एरिया में, लाइक कोई दीवार बनानी है, कोई चाल खाल बनाना है, कोई पेयजल योजना लानी है, सड़कों का कुछ करना है, पैदल मार्ग का निर्माण करना है, या उसको मेंटेनेंस करना है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से आती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत का गठन भी चुनावी प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, तो ये हमारी प्रत्यक्ष निर्वाचन से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जिला पंचायत हमारे सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है जिला पंचायत अध्यक्ष। पूरे जिले का एक ही पंचायत अध्यक्ष होता है, तो लगाइए आप, ये एक विधायक, क्योंकि किसी भी जिले में हो सकता है, विधायक की तो कई सीटें होती हैं, किसी जिले में विधानसभा की 4 सीटें होती हैं, 5 सीटें होती हैं ना, लेकिन ये देखा जाए तो एक ही सीट होती है पूरे जनपद में, और ये जनप्रतिनिधि है, तो सबसे पावरफुल जनप्रतिनिधि हम इसको बोल सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को। इसके सपोर्ट के लिए जिला विकास अधिकारी होता है, आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है, सीडीओ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सीडीओ जिसको मुख्य विकास अधिकारी, या जिला डीडीओ जिसको हम बोलते हैं, या तो डीडीओ मिलते हैं इनको पीसीएस से प्रमोट होके, या इनको सीडीओ मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इनको सजेशन मिलते होंगे, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम क्रैक करके ऑफिसर जो बड़े लेवल का होता है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन केवल ये अधिकारी नहीं होता, इसके साथ साथ देखिए अपर मुख्य अधिकारी होते हैं, जिला पंचायती राज अधिकारी होते हैं, लेखा अधिकारी इनको दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर। इसके साथ साथ अभियंता, जिले जिले के जो अभियंता होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, ऑफिस कर्मचारी तो मिलते हैं। तो ये जिला पंचायत का स्ट्रक्चर है। जिला पंचायत भवन या जिला पंचायत जो टोटल ऑफिस होता है ना, बहुत बड़ा होता है अपने लेवल पे। तो इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी हमारी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पंचायतों में समितियाँ, ये महत्वपूर्ण है। पंचायतों में कितनी समितियाँ होती हैं, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों में 6 स्तर की समितियाँ होती हैं, 6 समितियाँ होती हैं। कौन कौन सी, तो नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन और विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। तो आपको याद रखना है, ये 6 समितियाँ तो याद रखना है। ऑप्शन ऐसे भी आ जाएगा कि इनमें से कौन सी पंचायती राज में निर्धारित समिति नहीं है, 3 दे देगा, चौथी कोई और दे देगा, तो इनको याद कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। तो बाकी इसमें दिया गया, देखिए समिति का क्या क्या कार्य होता है दोस्तों, तो इसको मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 14 विषय पंचायती को, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, 2005 में क्वेश्चन ये भी दिया है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आएगा। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज संस्था को 14 विषय कब हस्तांतरित किए, तो जनवरी 2005 में किए। उत्तराखंड सरकार ने अपने जो 29 में से 14 विषय है ना, वो जनवरी 2005 में हस्तांतरित किए किसको, राज्यों के जो पंचायतें हैं, ठीक है। अब ये 14 विषय कौन कौन से, तो देख लीजिए। देखिए इसमें पुस्तकालय भी है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, अगर कोई ग्राम प्रधान चाहे तो वो अपने एरिया में पुस्तकालय बना सकता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बना सकता है और जिला पंचायत सदस्य भी। तो अगर आप देखिए ये चीज़ें डालेंगे उनके कानों में, तो गाँव में एक अच्छा पुस्तकालय भी बन सकता है, और जहाँ पे सभी लोग अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अन्य पॉइंट्स की। तो यहाँ पे सभी बातें दी गई हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमने देखना है कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन सकते हैं की पॉइंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है हमारे गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए जिला योजना समिति, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जिला योजना समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। और उत्तराखंड में देखिए जिला आयोजन समिति का गठन उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम 2007 के अनुसार किया गया है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद 243 500 में यहाँ पर
गठन करना अनिवार्य बताया गया है। तो जिला योजना समिति किसके अंतर्गत आती है? 243(5)(100) के अंतर्गत। और ध्यान रखेंगे जो जिला योजना समिति होती है इसकी संरचना थोड़ा देख लेंगे। इस समिति में सदस्यों की संख्या 15 से कम और 40 से अधिक नहीं होती। ध्यान रखेंगे मिनिमम 15 होंगे और मैक्सिमम 40, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। और समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं। समिति में 1/5 सदस्य निम्न होते हैं: राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री, जो मंत्री होंगे हमारे वो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष जिला पंचायत, जिला मजिस्ट्रेट भी इसमें होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा पर होती है। समिति का जो सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी होता है, यानी कि CDO, IAS रैंक का ऑफिसर। ठीक है। और इस समिति के कार्य जो होते हैं पूरी राष्ट्रीय और राज्य योजना के जो उद्देश्य होते हैं ना स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनकी जानकारी उपलब्ध करवाना और मानव संसाधन से संबंधित सूचना एकत्र और संकलित करवाना, जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करवाना, जिले के लिए पैसे की आवश्यकता के लिए जिले में आय के स्रोतों का पता लगाना। तो ये बहुत से काम रहते हैं इस जिला आयोजन समिति के। ठीक है। अब कुछ अन्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए जिला पंचायतों के द्वारा कुछ योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे पंचायत द्वारा लागू की जाने वाली जो योजनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत होने वाले कार्य, जो भी वित्त आयोग चल रहा होता है, 14वां वित्त आयोग जो चल रहा था उसके अंतर्गत होने वाले कार्य, महात्मा गांधी जो नरेगा है जिसको मनरेगा बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत होने वाले कार्यों को भी जो पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ये योजनाएं हैं। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य लाभार्थियों वाली योजनाएं होती है, जैसे पेंशन योजनाएं जिसमें हमारी विधवा पेंशन और हमारी वृद्धावस्था पेंशन, हमारी दिव्यांग पेंशन, इंदिरा आवास योजना, जैसे घर मिलता है बहुत से गरीबों को आवास योजना के तहत, बजट अलॉट होता है उनको। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी हमारी पंचायतों द्वारा ही करवाई जाती है। इसके अलावा देखिए कार्यक्रमों द्वारा निगरानी की जाती है आंगनबाड़ी में, प्राथमिक विद्यालय में और उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं छोटे छोटे गाँव में, इन पे भी हमारी निगरानी कौन रखता है? पंचायत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पंचायत बजट की हम बात करते हैं तो बजट आपको पता ही है बजट क्या होता है। बजट हमारा आय व्यय का एक अनुमान होता है कुल मिलाकर बोला जाए तो। पंचायती जो बजट होता है ये भी अलॉट होता है हर साल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और पंचायती बजट में देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिनसे पंचायतों को आय होती है। सबसे पहले निजी आय होती है दोस्तों। तो पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में जो टैक्स लगाती हैं, जैसे मेलों पे टैक्स होता है खासकर। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत से टैक्स होते हैं। अगर हम नगर पंचायतों में घूमते हैं तो फिर हमारे नगर पंचायतें बहुत सी दुकानें पर बिल्ड करवाते हैं, उनको रेंट पे देती हैं। उसके अलावा आयोजनों पे टैक्स होता है, ग्राउंड्स पे कोई अगर इवेंट होता है उस पर टैक्स होता है। ठीक है। नगर पंचायत भवन में हम कुछ करवा रहे हैं तो उस पर टैक्स होता है। ये सभी टैक्स जो होते हैं आय के स्रोत हैं पंचायतों के लिए। और कर राजस्व भी होता है, जैसे भवन कर, भूमि कर, वाहन कर, शराब कर आदि भी ये हमारे पंचायतों के आय के स्रोत हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों राज्य सरकार से जो हमारी आय प्राप्त होती है पंचायतों को। एक तो हमारी आयोजना राशि प्राप्त होती है। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वार्षिक आयोजना के अनुसार जो बजट अलॉट होता है वो कहलाता है आयोजना राशि। राज्य वित्त आयोग से राशि मिलती है दोस्तों 5 सालों के लिए, सिफारिशें देता है ना राज्य वित्त आयोग। तो इस सिफारिशों के अंतर्गत एक अलग से हमारा अमाउंट यहाँ पे अलॉट होता है पंचायतों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में अब तक देखिए दोस्तों 3 राज्य वित्त आयोग के गठन हो चुके हैं। ठीक है। देखिए 2019-20 तक के लिए सिफारिशें देनी है। अभी तो हमारा नया वित्त आयोग बनेगा। वर्तमान में 14वां वित्त आयोग बना है दोस्तों 15 से 16। तो इसको 19-20 तक के लिए सिफारिशें देनी कि कितना बजट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है। तो अभी तो कोरोना की वजह से ये थोड़ा रहा है, अभी पेंडिंग में ही है। अब बात करते हैं, देखिए केंद्र सरकार से भी आय मिलती है दोस्तों पंचायतों को। केंद्र सरकार से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। केंद्र प्रवर्तित योजना की राशि मिलती है दोस्तों, जैसे मनरेगा में हो गया। केंद्रीय वित्त आयोग से भी हमारा इनको धनराशि मिलती है, जैसे कि 14वां वित्त आयोग तक बन चुका है। 14वां वित्त आयोग हमारा काफ़ी धनराशि अलॉट हुई इसमें। और इसके अलावा देखिए दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो अनुपूरक बजट भी हमारा दिया जाता है। अनुपूरक संस्थाओं से भी हमारा बजट ले सकते हैं। ठीक है, संस्थाओं से भी हमारे कोई NGOs हैं या कोई हमारे ट्रस्ट हैं, इनसे भी हमारी ग्राम पंचायत बजट ले सकती है अपने कार्यों को करने के लिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों पुरस्कार राशि भी मिलती है, जैसे निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलता है स्वच्छता के लिए, तो इसमें भी हमारा प्राइज़ मिलता है। उधार भी हम ले सकते हैं ग्राम पंचायतों में। ठीक है, नाबार्ड वगैरह से। और इसके अलावा देखिए हमारे और भी होते हैं, टाइड फंड होता है, अनटाइड फंड होता है। और इसके अलावा हमारा अनुपूरक बजट भी होता है, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने जो बजट तैयार किया था ग्राम पंचायतों के लिए किसी कारणवश किसी काम को करने में कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट अलग से अनुपूरक बजट शुरू करती है। ठीक है। तो पंचायतों के आय के स्रोत एक बार फिर से देख लेते हैं। निजी आय में कर राजस्व और गैर राजस्व,
गैर कर राजस्व। राज्य सरकार से जो आय होते हैं, राज्य से आयोजना राशि, राज्य वित्त आयोग से राशि, राज्य सरकार से अनुदान। केंद्र सरकार से दोस्तों केंद्र प्रवर्तित योजना राशि और केंद्र वित्त आयोग की राशि। सोसाइटी से राशि मिल सकती है, विदेशी संस्थाओं से आय हो सकती है, पुरस्कार राशि, उधार कर्ज ले सकते हैं, टाइड और अनटाइड फंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पंचायतों को जो हमारी बजट है वो उससे संबंधित कुछ टॉप पॉइंट थे यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। जैसा कि अनुपूरक बजट मैंने आपको बोला, देखिए पुनरीक्षित है अनुपूरक बजट। कोई भी पंचायती राज संस्था कोई कार्य कर रही है और बजट बीच में कम पड़ता है या लगता है कि कम हो जाएगा, तो उसके लिए अनुपूरक बजट तैयार किया जाता है। अब देखिए पंचायतों में लेखा परीक्षण भी होता है आजकल, ऑडिट, जिस कारण आजकल भ्रष्टाचार काफ़ी कम हो गया ग्राम पंचायतों में। तो संविधान का 73वां संशोधन का अनुच्छेद 243 यूँ बोलता है दोस्तों, तो हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं का जो आय और व्यय हुआ है, इनकम और जो जितना भी उनका खर्च हुआ है, उसके लिए ऑडिट करने के लिए आपको प्रत्येक वर्ष वित्तीय जाँच करवाना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे आर्टिकल भी एक आपको याद रखना चाहिए। सोशल ऑडिट जो होती है, सामाजिक संपरीक्षा, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 45 में बोला गया सोशल ऑडिट। ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट को किस धारा में रखा गया, क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 45। ठीक है, सोशल ऑडिट होना आवश्यक है। इसके अलावा त्रैमासिक मूल्यांकन, जो हमारी 1947 की नियमावली थी, उसके आधार पर त्रैमासिक मूल्यांकन होना भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए ग्राम पंचायत से संबंधित हमने सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली। आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी इसमें। ठीक है, उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है 2016। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसके बाद नगर निकाय प्रणाली कैसी है उत्तराखंड में। तो जैसे कि हमने ग्राम पंचायतों से संबंधित पूरी व्यवस्था को देखा, स्थानीय स्वशासन को देख लिया हमने, पंचायती राज प्रणाली। अब ऐसे ही उत्तराखंड राज्य में जो नगर निकाय प्रणाली है दोस्तों, तो नगर निकाय प्रणाली भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, नगर पंचायत जिसको हम बोलते हैं, तो नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो स्वायत्त जो हमारी नगर प्रणाली शुरुआत हुई थी 1916। ये यहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1916 में हुई थी। कौन सा अधिनियम लगा था इसमें, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916। ठीक है, तो इसके तहत हुई है। इसके बाद देखिए 1993 का वर्ष आया दोस्तों, तो 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो यहाँ पर इस संशोधन के द्वारा जो हमारा नगर निकाय प्रणाली है, तो नगर निकाय प्रणाली को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, और नया अधिनियम जो लागू हुआ पूरे देश में नगर निकाय प्रणाली का, वो 1994 में हुआ। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था भी हमारा 1994 में पूरा लागू हो गया था। ठीक है, और तो उत्तराखंड राज्य की भी हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य में जैसे हमने ग्राम पंचायत देखा, क्षेत्र पंचायत देखा, जिला पंचायत, यानी कि जो हमारा पंचायती राज प्रणाली थी वो त्रिस्तरीय थी। ऐसे ही नगरीय निकाय जो प्रणाली है, नगर निकाय प्रणाली भी त्रिस्तरीय है हमारी। ठीक है, तो त्रिस्तरीय कौन कौन से है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो 3 स्तर होते हैं इसमें। सबसे ऊपर का शीर्ष स्तर कहलाता है नगर निगम। ठीक है, बीच का जो हमारा कहलाता है वो नगर पालिका परिषद या हमारा नगर पालिका कहलाता है। ठीक है, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका। और तीसरा हमारा जो सबसे निम्न होता है इसमें, वो कहलाता है नगर पंचायत। ठीक है, तो इनके बारे में संक्षिप्त यहाँ पे जानकारी साझा करेंगे। एग्जाम में जो बन सकते क्वेश्चन उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम जो होता है दोस्तों, ये राज्य में सबसे बड़ा नगर निकाय प्रणाली का सबसे बड़ा सिस्टम है नगर निगम। ठीक है, और नगर निगम का गठन वहाँ पर होता है या उन नगरों में होता है जिसकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख से ऊपर होती है और पहाड़ों में 90,000 से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि नगर निगम वहीं पे या वो एरिया बनेगा या वो नगर बनेगा जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है और पहाड़ में 90,000 से अधिक है। और नगर निगमों में दोस्तों यहाँ पे भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। यहाँ पे जो प्रमुख होता है नगर निगम का, वो मेयर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ डिप्टी मेयर होते हैं, और अलग अलग जगहों पे नगर के अंतर्गत क्या होते हैं, सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन रीति। अब बात करें वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं, तो वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में 8 नगर निगम हैं। ठीक है, कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार। ऋषिकेश और कोटद्वार जो है दोस्तों, ये रिसेंटली बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कितने हमारे नगर निगम है उत्तराखंड राज्य में, 8 नगर निगम है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद हमारे नगर पालिका परिषद जो है वो नगर निकाय प्रणाली का दूसरा बोल सकते हैं स्तर है, नगर पालिका।
ठीक है। तो नगर पालिका या नगर परिषद भी इसको बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, नगर पालिका या नगर परिषद। तो इसकी जो कंडीशन है दोस्तों, जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 तक होती है, मैदानी क्षेत्रों में 50 से 1 लाख तक, और पहाड़ों पर दोस्तों 90,000 तक होती है, 50 से 90,000 तक, तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद हमारी स्थापित की जाती हैं। ठीक है, फिर से इसको ध्यान से समझिए। जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है मैदानी भागों में, तो वहाँ पर नगर नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। और वहीं जिन नगरों की जनसंख्या पहाड़ों पर 50,000 से 90,000 तक होती है, तो वहाँ पर नगर पालिका परिषद या नगर पालिका गठित की जा सकती है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों चुनाव होते हैं, और नगर पालिका परिषद में दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष होता है सबसे उच्च पद, और यहाँ पे भी हमारा अलग अलग जगहों पे वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में टोटली 41 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटली 41 नगर पालिकाएँ हैं। इसके बाद जो हमारे सबसे निम्न निकाय आता है नगर निकाय प्रणाली का निम्न जो चरण है, पहले बता चुका हूँ, सबसे ऊपर नगर निगम होता है, बीच में हमारा नगर पालिका या नगर परिषद, और तीसरा जो हमारा स्तर होता है वो होता है नगर पंचायत। ठीक है, तो नगर पंचायत की कंडीशन है दोस्तों, जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में होती है। ठीक है, ऐसे नगर या कस्बे जिनकी जनसंख्या 5,000 से 50,000 होती है, वहाँ पर नगर पंचायतों का गठन होता है। नगर पंचायतों में भी प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है दोस्तों, यहाँ पे निर्वाचन होता है, और यहाँ पर एक नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, और साथ ही वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, वर्तमान समय की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में टोटल 43 नगर पंचायतें हैं। ठीक है, कितने नगर पंचायतें हैं? टोटल 43 नगर पंचायतें हैं उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में। और वहीं बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 3 नगर पंचायत उत्तराखंड राज्य में ऐसे हैं दोस्तों, जहां पर हमारा चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत होता है, यानी कि बोल सकते हैं ना, निर्विरोध, कोई भी अपोजिशन खड़ा नहीं होगा, कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं होगा, आपस में ही वो लोग डिक्लेयर कर लेंगे कि इस बार ये नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। तो 3 है हमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, जहाँ पर चुनाव नहीं होते। बाकी अन्य नगर पंचायतों में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होते हैं। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर लिया उत्तराखंड राज्य में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, इसमें हमने देख लिया पंचायती राज प्रणाली और नगर निकाय प्रणाली। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो भी हमको लगता है कि की पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं से आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे हम। तो इसके बाद आपने क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे विजिट करिएगा आप, वेबसाइट himavantuk.com पर हम ये पहले चैप्टर से रिलेटेड आपके सभी MCQs पब्लिश कर देंगे, तो आपको आकलन हो जाएगा पहला चैप्टर पढ़ के आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो परीक्षा वाली महाकुंभ आगे भी जारी रहेगा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।